समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं वेक्टर ए बराबर दिया गया है। वेक्टर ए बराबर क्या दिया गया है जानते हो भाई? आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस में 3 कैप, ये दिया गया भाई। अब वेक्टर बी बराबर क्या दिया गया है जानते हो? वेक्टर बी बराबर दिया गया है 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस में k कैप, ये दिया गया है। ठीक, अब देखो, अब इसमें क्या बोला है कि इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। ये संलग्न भुजा है। संलग्न भुजा मतलब समझते हो भाई ना? जैसे सुनो पहले, एक समांतर चतुर्भुज है, देख लो भाई। जैसे ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है, हाँ, तो ए बी सी डी। अब दो संलग्न भुजा कुछ भी हो सकती है, देखो ये भी हो सकती है, क्योंकि दूसरे ये और ये हो सकती है, ये और ये हो सकती है। तो मान लेते हैं ये संलग्न भुजा ये हो गई ए वेक्टर, और इसको मान लेते हैं वी वेक्टर। समझे कि नहीं समझे? अब वेक्टर ए वेक्टर बी बराबर दिया भी गया कि नहीं दिया गया? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? आपको बताया हूँ, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यही होता है कि नहीं होता? चलो निकाल लिया जाए यार, पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला जाए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर भाई कैसे निकलेगा? देखो पहले हम इधर आई कैप लिखेंगे, जे कैप और के कैप, यही लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब बताओ, आई कैप वेक्टर ए में आई कैप के बगल में क्या है? 1 है, मतलब आई कैप से मल्टीप्लाई है 1, जे कैप से मल्टीप्लाई है -1, और के कैप से मल्टीप्लाई है 3, ऐसे आई कैप से मल्टीप्लाई है 2, जे कैप से मल्टीप्लाई है -7, और के कैप से मल्टीप्लाई है 1। अब चलो भाई, अब वेक्टर देखो तो कैसे होगा, अब इसको सॉल्व करो। तो आई कैप भाई -1 का इसमें मल्टीप्लाई -1 हो गया, इसमें प्लस 21 हो गया। 7 3 21 नहीं होता? होता है ना भाई। अब माइनस जे कैप लिखो, माइनस जे कैप, तो माइनस जे कैप में देखो क्या हो जाएगा, इधर इसका इसमें मल्टीप्लाई 1 हो गया, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई करो 6 हो गया, प्लस में के कैप से मल्टीप्लाई करोगे तो -7 हो गया, और माइनस प्लस 2 हो गया। चलो इसको सॉल्व करो, 21 में माइनस करो 20 आई कैप, इसमें माइनस करोगे तो -5 होगा, +5 हो जाएगा, +5 जे कैप, और इसमें -5 के कैप। यही होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? शायद ये सवाल अभी मैंने करा चुका हूँ, एक इसके पहले जो पढ़ा रहा था ना उसमें भी मैंने कराया था। तो देखो ये क्या हो जाएगा। अब ये आ गया कि नहीं आ गया? अब भाई इसको निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो रूट बनाते हैं, रूट में 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 का स्क्वायर क्या होता है बताओ जी? 400 होता है कि नहीं होता? 5 का स्क्वायर 25, अब 5 का स्क्वायर प्लस 25, यही होगा कि नहीं होगा भाई? ये हो जाएगा ना। अब इधर देखो, अब ये क्या हो जाएगा? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब देखो, मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल, अब 400 है भाई, तो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? 450 हो जाएगा क्या? 450 होगा कि नहीं होगा? 450 हो गया भाई। अब जब 450 हो गया, अब इसको देखो क्या हो जाएगा? 450, अब इसका मान निकालो कितना होगा? इसका मान निकालो, ये आ जाएगा जानते हो कितना? 15 3 45 है, ये है 9 5 45। इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 50, लिख सकते हो नहीं लिख सकते? अब 50 को क्या लिख सकते हो भाई? 50 को 5 गुणे 5 गुणे 2, ये लिख सकते हो भाई। देखो 5 5 25 दूनी 50, 9 5 9 45, 450 हो गया। अब देखो क्या भाई? 3 गुणे 5 √2 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब क्या आ गया? 15√2। ये आ गया नहीं आ गया? ये आ गया भाई मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। यही तो होता है भाई समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल, यही होता है कि नहीं होता? मतलब क्या आ गया? 15√2 वर्ग इकाई। आप सभी समझ में आया कि नहीं आया भाई? dx ही है, dy/dx बराबर दिया गया है -4xy², ये दिया गया। बोला है कि ये अवकल समीकरण है। देखो इसमें अवकलन की यूज हुआ है, अवकल समीकरण है। बोला है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विशिष्ट हल। विशिष्ट हल में भाई मैं आपको बताया हूँ कि सी नहीं आता है, पहले सॉल्व करते हैं, फिर जाके सी जो आया रहता है उसको क्या करते हैं जानते हो? उसमें आपको मान रख देते हैं, तभी सी का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? इसमें आगे बोला भी है, यदि y बराबर 1
और x बराबर 0 है। क्या भाई, y बराबर 1 और x बराबर 0 हो तो भाई ये अवकल समीकरण का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करते हैं उसमें क्या, देखो आप, तो देखो कैसे ज्ञात करोगे। सुनो भाई सुनो, इसमें पहली बात तो ना इसमें समघाती वाला तरीका लगेगा ना रैखिक वाला लगेगा। इसमें क्या लगेगा जानते हो, सबसे पहले आप क्या किया करो जानते हो, देखो ये x, देखो dx को हम उधर ले चलते हैं, किधर ले चलते हैं, dx को उधर ले चलते हैं, y स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो dy अपान में y स्क्वायर हो जाएगा, dy अपान में y स्क्वायर इक्वल -4x dx हो जाएगा। भाई यही होगा कि नहीं होगा। देखो dy ऊपर है, इधर भी dx ऊपर है, अब dy के बगल में y वाला टर्म आ गया है, x के बगल में x वाला। अगर ऐसा कंडीशन बन जाए तो आप कर दिया करो समाकलन। क्या कर दिया करो, समाकलन। अब चलो इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, dy अपान में y स्क्वायर इक्वल -4x dx। ये हो गया। अब इसका समाकलन करो, बताओ इसका समाकलन क्या हो जाएगा। मैं आपको सिखाया हूँ भाई, इसका समाकलन क्या होगा, दिखा देता हूँ कैसे। y को ऊपर ले चलोगे, y पावर -2 dy इक्वल -4 बाहर रखो x dx हो गया। अच्छा बताओ y पावर -2 भाई, तो ये जाएगा -2 में 1 जोड़ोगे तो y पावर -1 हो जाएगा अपान में -1, यही तो होगा इक्वल। यहाँ पर बताओ क्या जाएगा, -4 x की पावर 1 है तो x स्क्वायर बाई 2, यही तो हो जाएगा भाई। प्लस में c, ये आ गया ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया -1 अपान y आ गया, -1 अपान y इक्वल भाई ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, -2x स्क्वायर प्लस c हो गया। हो गया नहीं हो गया, ये हो गया भाई, ये हो गया ना। अब यहाँ से आप ये करो, यहाँ से बोलो नहीं यार, यहाँ से आप क्या करो जानते हो, यहाँ से आप x और y का मान रख दो, x और y बराबर 1 x बराबर 0। जब y बराबर क्या है, 1 है और x बराबर 0 रखोगे तो क्या होगा जानते हो, -1 अपान 1 आ जाएगा इक्वल -2 इंटू 0 हो जाएगा प्लस में c। तो c बराबर क्या आ गया, c बराबर -1 आ गया। क्या आ गया, c बराबर -1 आ गया। अब इसमें c का मान रख देते हैं, यहाँ से आ गया c बराबर -1 आ गया कि नहीं आ गया। जब भाई c बराबर -1 तो इसमें रखोगे तो देखो क्या बनेगा, ये आपका विशिष्ट हल हो जाएगा, विशिष्ट हल हो जाएगा। देखो तो विशिष्ट हल क्या हो जाएगा जानते हो, इसमें रखोगे तो -1 अपान y इक्वल -2x स्क्वायर प्लस में, प्लस नहीं c का बार क्या है -1, तो -1 हो गया नहीं हो गया। अब चाहे y को उधर मल्टीप्लाई भी करा दो तो -1 इक्वल -2x स्क्वायर y ये हो जाएगा भाई। अब सुनो पहले, अब जहाँ इसको इधर भी ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y प्लस में हो जाएगा क्या, y बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, इसको भी इधर लाते हैं, y प्लस में 2x स्क्वायर y, इसको उधर ले चलते हैं बराबर 1। नहीं समझे, मतलब कुल मिला के माइनस ना रहे, सब प्लस हो जाए, समझे। ये आपका आ गया इसका हल। कौन सा हल आ गया, विशिष्ट हल। समझ में आया, बहुत बढ़िया। ये सवाल देखो, ये 8 नंबर की सवाल है। इसमें क्या बोला है जानते हो, इसमें बोला गया है कि इसमें देखो, इसमें भी आपको विशिष्ट हल निकालना है। क्या निकालना है, विशिष्ट हल। तो विशिष्ट हल में पहले बोला है अवकल समीकरण आपको दिया गया है dy बाई dx, dy बाई dx है भाई, dy बाई dx प्लस में, कैसा मिटाया, dy बाई dx प्लस में y कॉट, यार रुको पॉज करो, चलो भाई। इसमें बोला गया कि अवकल समीकरण आपको दिया गया है, अवकल समीकरण एक आपको है, अवकल समीकरण दिया गया है भाई dy बाई dx प्लस में y कॉट x बराबर 4x कॉसेक x दिया गया है। बोला है का विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 0 और भाई जानते हो क्या है, और x बराबर पाई बाई 2, इसका विशिष्ट हल निकालना है। तो भाई देखो आपको कुछ कैसे दिख रहा है, ये रैखिक हल होगा, इसका क्या होगा, ये रैखिक समीकरण की तरह है। तो रैखिक समीकरण आपको मैं बताया भी हूँ भाई कैसे होता है जानते हो। ऐसे में आप ये फॉर्मेट देखा करो कि जब dy बाई dx अकेला हो तो dy बाई dx प्लस में py इक्वल
क्यू, समझे कि नहीं। यहाँ पर देखो y के बगल में क्या है, p है ना, इधर y के बगल में क्या है, cot x है ना, तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा cot x हो जाएगा। और सुनो, अब q बराबर क्या हो जाएगा, q बराबर 4x कॉसेक एक्स हो जाएगा भाई, 4x कॉसेक एक्स हो गया। अब चलो इसके बाद फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लो तो e की पावर p dx होता है ना, तो e की पावर p का मान भाई क्या है, cot x dx है। चलो अब ये बताओ cot x का समाकलन क्या होता है, log ऑफ sin x होता है। क्या होता है, log ऑफ sin x। यहाँ से बताओ ऐसी कंडीशन में मैं आपको बोला हूँ, ऐसी कंडीशन जब आ जाए, जैसे e की पावर log है ना, अब log का भी बेस e है, तो ये पूरा हट जाता है, तो क्या बचता है, sin x बच जाएगा। ये पूरा हट जाएगा भाई, ये पूरा हट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल sin x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा sin x आ गया, समझे कि नहीं, ये sin x आ गया। अब चलो अब इसका हल निकालते हैं, इसका हल कैसे होगा जानते हो भाई, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इक्वल q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, यही होता है भाई। तो चलो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sin x, क्या है, sin x है। आप सुनो पहले, ये sin इक्वल q का मान क्या है, q का मान भाई 4x कॉसेक x इंटू इंटीग्रेटिव फैक्टर sin x dx है कि नहीं है। अच्छा बताओ कॉसेक x इंटू साइन एक्स क्या होता है, कॉसेक x इंटू साइन एक्स 1 होता है भाई, क्योंकि cos x बराबर होता है 1/sin x, और sin x ऊपर है, यहाँ पर 1/sin x कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो केवल यहाँ पर क्या बचेगा, 4x बचेगा, समझे कि नहीं। तो आपका क्या आ गया जानते हो भाई, y इंटू साइन x इक्वल 4x dx हो गया। अब इसका समाकलन हम कर लेते हैं, इधर इसका समाकलन करो, देखो जब इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स इक्वल 4x, 4 को बाहर रखेंगे, x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 होता है, 4 इंटू x स्क्वायर बाई 2 प्लस में c आएगा नहीं आएगा भाई। अब ये 2 से 2 कट गया, तो y इंटू साइन एक्स इक्वल 2x स्क्वायर प्लस में c, ये तो आ गया व्यापक हल। अब हमको विशिष्ट हल निकालना है, क्योंकि भाई y बराबर 0, x बराबर पाई बाई 2 रखा है, तो y बराबर जब 0 रखेंगे यहाँ पर, तो 0 इंटू कुछ भी हो, साइन जहाँ साइन पाई बाई 2, तो 0 हो जाएगा, इक्वल 2 इंटू भाई क्या है, पाई बाई 2 है क्या, तो पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, क्या बताओ यार, x का मान रखेंगे ना, पाई स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा प्लस में c, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 होगा नहीं होगा। अब ये देखो कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो क्या आएगा जानते हो, c बराबर आ रहा है अपना, c बराबर क्या आ रहा है, माइनस पाई स्क्वायर अपान में 2, यही आ रहा है नहीं आ रहा, अरे यार ये तो 0 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो c बराबर क्या आ जाएगा, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 आया कि नहीं आया। अब इसका मान इसी में रख देते हैं, किस में रखते हैं, इसी में, लास्ट इसी में से रखे ना, इसमें जब c का मान रखोगे तो क्या बनेगा जानते हो, y इंटू साइन एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस में पाई स्क्वायर बाई 2, ये हो गया, ये आपका समीकरण बन गया, ये आपका विशिष्ट हल हो गया। क्या हो गया, विशिष्ट हल। भाई इसमें अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तब आप कैसे डील करोगे, आप पढ़े हो कोट ही निकालना, क्या निकालना, कोट और घात निकालना बोले पढ़े हो, क्वेश्चन में कैसे देगा, ऐसे घुमा कर देगा भाई, आप वहां पर क्या सोचोगे। इसमें बोला है कि अवकल समीकरण, एक अवकल समीकरण आपको लिखा गया है 2x स्क्वायर d2y अपान में dx2 माइनस में 3 dy अपान में dx प्लस में y इक्वल 0, ऐसे लिखा गया है। अब बोला है कि प्रकृति होगी, ऐसे बोला है अवकल समीकरण, ऐसे लिखकर बोला है कि प्रकृति होगी। अब प्रकृति क्या होगी भाई, प्रकृति होगी। अब देखो इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, क्या क्या ऑप्शन है जानते हो, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, NOT मतलब इनमें से कोई नहीं। अब यही तो आप खुद बोलो क्या बताना है, ऐसे क्वेश्चन में क्या बताओगे आप, कोटि बताना है या घात, इसमें कैसे बताना, तो वही तो सुनो, अगर ऐसे केस में अमली छारी नहीं भाई, ये मैथ है ना, तो सुनो भाई
आज जब ऐसे बोले प्रकृतिनाथ हमेशा जान लेना एक कोटि पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कोटि। तो कोटि तो आप आसानी से बता सकते क्या है भाई? 2 है, तो प्रकृति मतलब कोटि। क्या